नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं बाज़ार शॉर्ट टर्म में भावनाओं पे चलता है और कल ये बात सिद्ध हो गई। कल खबर ये आई कि अडानी केबल और वायर सेगमेंट में एंटर कर रहा है और इसके कारण जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके शेयर KEI के 13% गिर गए, पॉलीकैब के 7% गिर गए, फिनोलेक्स के 4.5% गिर गए। ऐसा लगता था कि जैसे ये कंपनियां दिवालिया होने वाली हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ ये कि अडानी ने ये घोषणा की, अडानी एंटरप्राइजेस ने ये घोषणा की कि उनकी एक होली ओन सब्सिडियरी है, मतलब उनका एक बच्चा है अडानी एंटरप्राइजेस का। और अडानी एंटरप्राइजेस में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उनका एक बच्चा है कच्छ कॉपर लिमिटेड। उसने एक प्रणीता प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 50-50 जॉइंट वेंचर में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है प्रणीता इको केबल। आप ये समझ लें, अडानी के जो बच्चा है ना, उसने एक 50% जॉइंट वेंचर करके प्रणीता इको केबल करके कंपनी एस्टेब्लिश की है। अब वो जो जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया है ना, वो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये अडानी का ही कोई वेंचर है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कुछ और है। तो बात ये है कि जब कंपनी की स्थापना होती है तो उसके साथ उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने पहले किसी वीडियो में एक बताया था कि जो कंपनी होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी उसको कानून के द्वारा एक व्यक्ति का स्टेटस, जैसे आप और हम हैं ना, उस तरह का एक स्टेटस दिया जाता है। तो वो क्या काम करेगी उसके लिए ये भी बताया जाता है कि भाई वो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब गैर कानूनी है कि भाई हम तो कोई अपराध करने के लिए कंपनी बना रहे हैं, तो वो कानून उसकी मान्यता नहीं देता है। तो एक ऑब्जेक्ट हर कंपनी को अपना बताना होता है। तो ये जो प्रणीता इको केबल है ने, इसने अपना ऑब्जेक्ट बताया मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स, केबल एंड वायर्स। तो ये एक जनरल सी बात है, केबल एंड वायर्स और मेटल प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो पेड अप कैपिटल है, यानी हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं उस कंपनी में, यानी कि प्रणीता इको केबल की कितनी पूंजी है, तो उन्होंने कहा हमारी पूंजी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मात्र है पेड अप और ऑथराइज्ड कैपिटल। अब 10 लाख की पूंजी जब आपने लगाई तो उसी पूंजी से ऑफ कोर्स वो काम करेगी। अभी तो ये कंपनी केवल इनकॉर्पोरेटेड हुई है, यानी अभी तो उसका लॉ में जन्म हुआ है, और कब वो प्लांट के लिए जगह देखेगी, प्लांट लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके विपरीत जब अल्ट्राटेक ने केबल और वायर सेगमेंट में प्रवेश किया तो उन्होंने घोषणा करने के बाद उन्होंने एक अपना बिजनेस प्लान दिया। उन्होंने कहा हम 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और हमारा जो बिजनेस, हमारा जो प्रोडक्शन है ना, वो दिसंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और तब भी हमने आपको यही कहा था कि अभी काफ़ी डिस्टेंस है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अपने आप को इस कंपटीशन के लिए एडजस्ट करने के लिए। आप हमारे वो पुराने वीडियो जिसमें हमने अल्ट्राटेक और के केबल और वायर सेगमेंट में प्रवेश करने से रिलेटेड जो बात हमने कही है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ तो अडानी जी ने सिर्फ 10 लाख रुपए डाले हैं, वहाँ उन्होंने 1800 करोड़ रुपए डाला है और वो कंफर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्होंने सिर्फ एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की, यानी कि अभी तो कंपनी का अस्तित्व कागजों में ही है। आवश्यक नहीं है कि आप किसी कंपनी का अगर आपने जन्म कर दिया तो आप उसमें ऑपरेशंस भी शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पिटाई हुई है ना, इसका कारण क्या है,
क्यों इन KEI की, पॉलीकैब की, फिनोलेक्स की और इस तरह के RR कैबल टाइप की कंपनीज की पिटाई होती है? तो अगर ये जीवित होते ना, ये मतलब अगर इनमें जीवन होता, इन तीनों चारों कंपनियों में, मतलब इनके शेयर को आप ये समझ लें, कोई व्यक्ति अगर होते तो ये गाना क्या गाते कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। तो वो साहब सज़ा आपको इसलिए मिली क्योंकि आपके जो PE है ना वो अनरीजनेबल हो गए थे। आप जो ये जितनी भी कंपनी 60, 65, 70 के PE पे जो FMCG के वैल्यूएशन, जो FMCG कंपनीज को मिलता है ना वैल्यूएशन, वो कंपनीज इन केबल और वायर की कंपनियों को मिलने लग गए थे। तो जैसे ही थोड़ी सी भी उनमें प्रॉब्लम आने की गुंजाइश बाजार में स्मार्ट इन्वेस्टर को लगती है, वैसे ही वो अपना माल निकाल देता है। वो कहता है प्रॉफिट बुक करो, बाद में देखेंगे। तो इन कंपनियों में अभी कोई, जितनी भी केबल और वायर कंपनी है, इसको अभी नियर फ्यूचर में कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ये बाजार का ऑटोमेटिकली शेयर्स को अपनी औकात दिखाने का तरीका है। तो अगर आपको कोई शेयर पसंद आता हो इनमें से, उसको अच्छे से भाव पे ले लीजिए, ठीक है। वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं देना है कभी भी किसी शेयर को, कितनी भी तेज़ी हो, लेकिन आप कितनी भी हाइप हो, आपको चढ़ते हुए, मतलब जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना चढ़ने की, वो नहीं लेने। तो अगर आप चढ़ते हुए को लेंगे ना शेयर्स को, तो आपको चढ़ते हुए शेयर में से उतरना भी आना चाहिए। तो अगर ये कर सकते हैं तब तो आप चढ़ते हुए शेयर लें, नहीं तो शांति से, तसल्ली से शेयर लें, अच्छे वैल्यूएशन पे लें और वेट करें, ठीक है। तो ये रही बात अडानी की केबल और वायर सेगमेंट में आने की और उसकी सच्चाई। अब देखिए आप, बाजार जो है ना वो कितना अनरीजनेबल होता है शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए आप कभी पहले खबरों की सच्चाई को जानें और उसके बाद चीज़ों के बारे में निर्णय किया करें। दीपा रानी जी पूछती हैं कि US स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए आजकल तो ये जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, आपका जो भी ब्रोकर होगा ना ऑनलाइन वाला, वो मतलब अगर वो बड़ा ब्रोकर है ऑनलाइन में, जो बड़े 3-4 ब्रोकर्स हैं ऑनलाइन के, तो वो ऑलमोस्ट सारे ही जो है ना वो US के कोई ब्रोकर होते हैं, उनके साथ उन्होंने टाई अप कर रखा होता है। तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डायरेक्ट जो है ना वो US शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो तो कोई इशू नहीं है आजकल US शेयर्स में इन्वेस्ट करना। जो बड़ी बात है ना वो ये है कि क्या आपको US शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है, या आप सिर्फ वो जो NVIDIA हुआ या नास्डैक में लिस्टेड अपना टेस्ला हुआ या और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के को सुन के आप उसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा रख रही हैं। तो अगर आपका वैसा इरादा है तो आप बेटर ये कोई नास्डैक ETF ले लीजिए, या US डाउ जोन्स ETF भी हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च कर रखे हैं। तो आप बेटर ये है कि देखिए, एक तो क्या है कि आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ती है, दूसरी बात इंडिविजुअल शेयर का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तीसरी बात करेंसी का रिस्क लेना पड़ेगा, चौथी बात टैक्सेशन का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, म्यूचुअल फंड के पास आप म्यूचुअल फंड जो है ना, ये सारी आपकी तकलीफ़ें हैं ना वो दूर कर लेगा, और आपको तो सीधा सीधा इंडियन रुपीज़ में रिटर्न पता लग जाएगा, भाई कितना रिटर्न है, भाई मेरे पास कितना पैसा नेट आया, और भारत सरकार को आपको वो जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ वो देना पड़ेगा। तो मेरी समझ में तो बेटर ये है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें और ETF के थ्रू करें, वो मच बेटर है। मतलब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो, अगर आपको हाँ आता है, अगर आपको US मार्केट के बारे में नॉलेज है और आपको शेयर्स की नॉलेज है, तो आप ज़रूर किसी ब्रोकर के थ्रू, जो जितने भी हैं ये टॉप वाले जो ऑनलाइन ब्रोकर हैं, इनके थ्रू आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनीष कोठारी जी पूछते हैं सोम डिस्टिलरी के बारे में। तो देखिए मनीष जी, ये भोपाल बेस्ड, मध्य प्रदेश बेस्ड ग्रुप है, सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी। तो ये एक है
डिस्टिलरी और एक है ब्रूअरी। तो ब्रूअरी जो होता है ना, वो कंपनी होती है जो बियर बनाती है, और जो डिस्टिलरी होती है ना, वो है जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL वो बनाती है, जिसको अंग्रेज़ी शराब बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में। IMFL क्यों बोलते हैं? फॉरेन लिकर, या ये जो शराबें बनी ना, यानी इनका जो उत्पादन होना शुरू हुआ या इनकी जो टेक्निक्स आई, वो तो आई बाहर से। जैसे आप मान लीजिए वोदका है, वोदका तो रशिया में काम आती है, रशिया में उस शराब का ओरिजिन हुआ, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो शरीर को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए हायर एल्कोहल कंटेंट का एक टाइप जो रशिया में टिपिकल था, उसको वोदका कहा गया। अब जब आप इस वोदका को इंडिया में बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप उस वोदका की असली वोदका तो नहीं है, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए उसको इंडियन मेड फॉरेन लिकर कह दिया जाता है। तो ये सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी है ना, ये बियर बनाती है और इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है। तो इसके इंडियन मेड फॉरेन लिकर में क्या क्या बनाती है? ये रम है, ब्रांडी है, वोदका है, विस्की है, और इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं। हंटर है, पावर कूल है, ब्लैक फोर्ट है, वुड पैकर है। तो बियर, जैसे आप लोग शायद जानते होंगे कि बियर जो होता है ना, वो लोअर एल्कोहल कंटेंट उसमें होता है, और वो बेसिकली ग्रेन बेस्ड होता है। हमने सुला वाइन यार्ड पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर हमने ये वाइन का प्रोडक्शन समझाया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इस सेक्टर में, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लें। जो ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी, ये जो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, या जहाँ ये इसका ब्रांड पॉपुलर है, वो MP में है, कर्नाटक में है और उड़ीसा में है। और अब ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ये UP और राजस्थान में है, कोशिश कर रहे हैं एंटर होने की, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। फिर क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे आप जानते हैं, अब भारत में जो एल्कोहल का कंजम्पशन है वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के रेगुलेशंस बड़े टाइट हैं, क्योंकि भारत में एल्कोहल को कंज्यूम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, अभी भी सोशल टैबू है। तो एक तो ये, दूसरी बात क्या है, इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये जब है ना, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे भारतीय समाज ओपन अप हो रहा है, वैसे वैसे एल्कोहल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, वो भी बढ़ रही है, हालांकि बहुत धीरे बढ़ रही है। तो नई नई जो कंपनीज हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई इस सेक्टर में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत में एल्कोहल कंज्यूम करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो उसका जो मार्केट साइज है ना फ्यूचर में, वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इंटेंस कंपटीशन। फिर क्या है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और इनको क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक करके रखनी पड़ती है, उधार देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए ये CSD कैंटीन्स को अपना सप्लाई करते हैं, तो जब वो सप्लाई करते हैं तो वहाँ से जब पेमेंट आएगा तब आएगा। ये जो CSD कैंटीन का मतलब मिलिट्री कैंटीन जिसको बोलते हैं वो। फिर क्या है, जो इनका रॉ मटेरियल है, तो वो तो आपका ग्रेन हुआ, जैसे बियर का है वो ग्रेन हुआ, बार्ले हुआ, तो वो उसकी, और जो बॉटल है और जो केसिंग है, जिस डब्बा जो होता है, तो उसकी वो इनके लिए रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल जो है वो, और ये बॉटल है या आपका जो जिससे बनती है ये, तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो कई सारे इनके जो है ना प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये, जिसको ये ब्रांड पसंद आ गया तो वो वही ब्रांड इस्तेमाल करेगा, ये इसकी खास बात है। तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2500 करोड़ है, ROE 18% है, अच्छी ROE है, मार्केट कैप भी रीजनेबल मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, डेट टू इक्विटी 0.21 है, जैसे हमने बताया। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इनको इन्वेंट्री स्टोर करके रखनी पड़ती है। फिर इनकी 3 साल की और 5 साल की जो ग्रोथ रेट, जो सेल्स की रेट है, वो करीब 27% तो इनकी 5 साल में इंक्रीज़ हुई है सेल्स, और प्रॉफिट जो है वो करीब 35% से इंक्रीज़ हुआ है।
तो अच्छी परफॉर्मेंस है। डेट अभी इन्होंने, कर्जा जो इनके ऊपर था वो अभी इन्होंने कम किया है, और अभी एक नया प्लांट भी ये लगा रहे हैं। फिर खास बात और जो इसमें है वो ये है कि दिसंबर 22 से प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो लगातार बढ़ रही है, और अभी 36.31% है। FII के पास 1% है, DII के पास नेग्लिजिबल है, और बाकी जो है पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक कंपनी है। और जैसा एल्कोहल जैसे बिजनेस में है तो वहाँ पर जैसे सिगरेट के बिजनेस में जो चीज़ है, जिसको सिगरेट का टेस्ट लग गया और पर्टिकुलर ब्रांड का टेस्ट लग गया वो वही इस्तेमाल करेगा। तो यही इसमें भी यही बात है, ब्रांडिंग पे फोकस है। ई स्मार्ट सर्विसेज जो हैं वो क्यू पावर, क्वालिटी पावर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए सर, इसका जो IPO ही अभी पिछले महीने आया है, और इसके तो पूरे से रिजल्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ, खैर मैं ये बताता हूँ करती क्या है। ये जो पावर ट्रांसमिशन, हाई पावर ट्रांसमिशन, जो पावर जनरेशन यूनिट जो होती है, जो पावर प्लांट होता है, उससे जब किसी शहर में बिजली आती है तो वो जो हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए जो इक्विपमेंट, बिजली के इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो ये बनाती है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब DRHP फाइल करते हैं ना, कोई भी कंपनी DRHP फाइल करती है तो उसमें सब अच्छा अच्छा बताते हैं, ठीक है, बुरा तो कोई बताता ही नहीं है। और बड़ा उसको धो पहुँच के, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को धो पहुँच के चमका के आपको दिखाया जाता है। असली स्क्रूटिनी कंपनी की जो लिस्ट होने के बाद रिजल्ट्स आते हैं ना, वहाँ होती है। तो आप इसके 3 या 4 क्वार्टर के रिजल्ट एक बार देख लें, और उसके बाद इस शेयर को एनालाइज करें। आप वापस एक बार क्वेश्चन पूछ लें, मैं पूरा आपको समझा दूंगा। कम से कम 2-3 क्वार्टर रुकें आप, तभी क्या उसके बारे में कोई आप राय बना सकते हो। अदरवाइज तो ये तुक्के के जैसा है। अभी तो कुछ इसमें मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। सुमन कुमार सर और एक कोई किन्हीं का एक मोबाइल नंबर है, तो वो मोबाइल नंबर मैं दे नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। तो वो 2 जो हमारे दर्शक हैं वो पूछते हैं होंडा पावर के बारे में। तो देखिए, होंडा पावर जो है वैसे तो हाउस होल्ड नेम है ये भी। आप जब भी किसी को पोर्टेबल जनरेटर सेट देखेंगे ना, जिसको इधर से उधर मूव किया जा सके, और वो जो है ना वो होंडा के होते हैं ज़्यादातर। तो पोर्टेबल जनरेटर बनाते हैं, फिर टेलर्स बनाते हैं, वो खेत जोतने के काम जो इक्विपमेंट आते हैं, वो ब्रश कटर्स बनाते हैं। ये जो जैसे कहीं लंबी चौड़ी खेतों में झाड़ियाँ उग जाती हैं, या कोई गोल्फ क्लब वगैरह में क्या है घास बहुत बड़ी हो जाती है, या आपको थोड़ी श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं ना, जो ऊंची घास उग जाए, या ऐसे जो बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं हो, झाड़ियाँ हों, उनकी पत्तियों को सफाई करने, काटने के काम आती है। तो इस तरह के इक्विपमेंट वो बनाते हैं। खास बात इसमें ये है कि देखिए, जैसे जैसे पावर की डिमांड भारत में बढ़ रही है और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है, आप ये देखिए कितनी सारी पावर की कंपनीज आ गई। और पहले जितनी ज़्यादा भारत में बिजली जाती थी, अब उतनी पावर कट है नहीं। तो ये जो होंडा पावर का जो बिजनेस है ना, वो काफ़ी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो अब ये जो इनका जो यूज़ है ना, वो जैसे खेतों में है। फिर ये कोई आप समझें कि जैसे खेतों में बिजली नहीं है मान लीजिए, और या आप किसी लीजरली एक्टिविटी के लिए कहीं पहाड़ों में चले गए, कहीं जंगलों में चले गए, वहाँ आप कैंप लगा के बैठ गए, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में वो पोर्टेबल जनरेटर सेट काम आता है, क्योंकि वहाँ आपको कोई बिजली का कनेक्शन तो देगा नहीं। खेत वाला तो ये होगा कि बगल वाले के खेत से लेगा, खुद के खेत में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। या मान लीजिए एक और जो एरिया ऑफ ऑपरेशन जो ये बताते हैं कि सब ये ड्रोन चार्जिंग में इस्तेमाल होता है, कि ऐसे आप एकांत स्थल पे चले गए और ड्रोन चार्जिंग के लिए आपके पास कोई प्लग नहीं है और आपको कोई एरियल फोटो शूट करना है और काफ़ी टाइम उसमें लग रहा है, तो ड्रोन चार्जिंग के लिए साथ में मुझे लेके ये पोर्टेबल जनरेटर सेट से बिजली जनरेट करके वो उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की सब चीज़ें ये हैं। लेकिन जो मेन इशू इसमें है ना, वो ये है कि जैसे क्योंकि इनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो
पोर्टेबल जनरेटर सेट से, और पोर्टेबल जनरेटर सेट जब भी काम आएंगे जब भारत में बिजली नहीं होती। तो इसी कारण से इनकी जो सेल्स है ना वो बहुत ही फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स है। और इनका जो 2100 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी मतलब डेट है ही नहीं इनके ऊपर, ROE 11.5-12% का ROE है, ठीक है, चलने वाला वो है। और जो होंडा जापान है वो इस कंपनी में 67% यानी 67% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। ये इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात है। तो इसमें क्या है कि होंडा जापान इतनी बड़ी कंपनी है, और ऐसी मुझे नहीं लगता कि कम से 100 कंपनी से कम होंडा की इस तरह की छोटी छोटी कंपनीज होगी जिनमें वो बड़ी इक्विटी होल्ड करके बैठे हों। अब ये जो कंपनी है 2100 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, तो वहाँ का मैनेजमेंट है ना, जो इनके जो डैडी हैं जापान में, वो ध्यान ही नहीं देते इसके कंपनी के ऊपर, क्योंकि उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा है ये। तो जब तक इस कंपनी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ना वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, या अलग एरिया में नहीं आएंगे, या एग्रेसिवली अपने को एक्सपेंड नहीं करेंगे, तब तक इस शेयर का भाव कैसे बढ़ेगा। कंपनी में खराबी नहीं है, बट कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। माही 036 टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं। तो माही जी, आपने क्वेश्चन तो पूछा, पर ये जो कंपनी है ना ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अब देखिए आप करती क्या है, कोई नट बोल्ट बनाती है, कोई पाइप के हैंगर बनाती है, कोई आपके 100 बनाती है, वो आरी जिसको बोलते हैं ना, मैकेनिकल आरी, कोई ड्रिलिंग के इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, अच्छी बात है। इनका इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इससे इनका रेवेन्यू 49% आता है। 51 काय से आता है? 51 जो आता है ना, इनका ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फाइबर, यार्न एंड टेक्सटाइल। मतलब ये फाइबर की, यार्न की और टेक्सटाइल की ये ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट नहीं करते, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट। भाई कर क्या रहे हो भाई? कपड़े बेच रहे हो, ये इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो। फिर इन्होंने ये कहा है, इनके एक जो वर्टिकल है उसमें ये कहते हैं हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, घरों पे भी लगाते हैं, और EPC प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। फिर ये कहते हैं, अभी इन्होंने ये कहा है कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। भाई क्या फोकस है आपका? कुछ फोकस ही नहीं है आपका तो कंपनी का। जो मर्जी आए जिस बिजनेस में घुस जाओ। 20% एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये एक्सपोर्ट करते होंगे तो ये यार्न और फाइबर और टेक्सटाइल का ही करते होंगे, और 80% इनका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक है, वो तो दिख ही रहा है। 570 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ ये भी लगाने वाले हैं, 1000 करोड़ रुपया ये लगाने वाले हैं। ये कह रहे हैं जो कि डिफेंस के, हम कुछ डिफेंस का कुछ प्रोडक्शन करेंगे। क्या प्रोडक्शन करेंगे पता नहीं। 15 का PE है, 2.69 डेट टू इक्विटी है। 1000 करोड़ तो अभी और आने वाला है। 2.69 डेट टू इक्विटी, यानी हर 100 रुपये पे 269 या 270 समझ लें आप। 100 रुपये पे 270 रुपये का कर्ज है, ठीक है। ये भी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, 100 रुपये पे 270 रुपये का कर्ज है, और इस पे तुर्रा आप देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो जून 22 में से घट रही है लगातार, और करीब करीब 31% गिर चुकी है। जून 22 से प्रमोटर अपना माल बेच रहा है और 31% बेच चुका है अब तक। उसकी होल्डिंग में 31% की कमी आ गई है। FII और DII के पास निल है,
और सारा माल किसके पास आने वाला है? सारा माल आपके और हमारे पास आने वाला है, पब्लिक के पास आने वाला है। तो दूर रहिए माही 036 जी। वो जो आपका डीपी जो आती है ना, उस पर एक स्माइली लगी हुई बड़ी अच्छी लगती है, तो अपन को वैसा रहना है। पी गणेश रेड्डी जी पूछते हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। गणेश रेड्डी जी, आप भी क्या है गलत कंपनी में फंसे हुए हैं। ये कंपनी पहले बता देता हूँ करती क्या है। ये जीआई स्टील पाइप, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है, लोहे के पाइप, स्टील पाइप बनाते हैं, और माइल्ड स्टील ERW पाइप्स बनाते हैं। अभी माइल्ड स्टील तो एक टाइप का स्टील होता है, और जो ERW क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने एक वेलस्पन का वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने ERW के बारे में बताया था कि ERW एक्चुअली किस तरह की वेल्डिंग होती है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये तो सब ठीक है, आप इसका PE देखिए, 70 का PE। और स्टील इंडस्ट्री में जहाँ डिमांड का पता नहीं है और स्टील के भाव का पता नहीं है, मतलब रामा स्टील ट्यूब इतनी कितनी बड़ी कंपनी हो गई, इतनी कितनी होशियार कंपनी हो गई कि साहब इसके बगैर किसी कंपनी का काम नहीं चलेगा। मतलब जो इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि इनके पाइप्स के बगैर काम नहीं चलेगा। और आप 70 का PE और 10% का ROE है। मार्केट क्या 1580 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 27 करोड़ रुपए का डेट है। क्यों लूंगा मैं इस कंपनी को? ऐसा क्या इस कंपनी में दिखाई दे रहा है जो? तो ये सब घटिया कंपनियां हैं, ये नुकसान दे के जाएंगी। मुझे पता है आपने भाव देख के लिया है इसको, चढ़ रहा होगा ये। चढ़ा तो अभी जेंसोल भी था, 5% का अपर सर्किट लग गया, फिर अगले दिन फिर लोअर सर्किट लग गया। अभी कल राजेश एक्सपोर्ट्स भी चढ़ा था 17-18-20%, फिर लोग उसमें लेने आए होंगे। तो देखिए, जिस कंपनी के फंडामेंटल नहीं है ना, उस कंपनी में नहीं जाना, दूर रहिए आप उस कंपनी से। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए कोई गिफ्ट खरीद कर ले जाइए, वो बेटर है बाजार में पैसे देने की वजह। कोई शेयर बाजार भाग के नहीं जा रहा है कहीं भी, आएंगे सब शेयर नीचे आते हैं, ऊपर में नहीं लेना। अब एक हमारे मित्र हैं, अब वो पता नहीं मुझे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक बार मना कर दिया था कि मेरा आप नाम मत लेना, तो खैर मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर उनकी कोई उनका मैसेज आएगा तो फिर कि भैया आप मेरा नाम ले सकते हैं तो मैं ले दूंगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? मुझे पर्सनल लोन मिल जाएगा और तनख्वाह से कट जाएगा। तो मैंने उनको एक्चुअली लिखा कि ऐसा कभी नहीं करना। मैंने उनको लिखा नेवर। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखो भाई, बात ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि आप बचत करें और बचत करने के बाद उस बचत से आप इन्वेस्ट करें। ये जो लेवरेज का सिस्टम है ना, जो बड़ा पॉपुलर चलता है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला साहब का नाम आता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम आता है, उन्होंने लेवरेज कर दिया, ये लेके उन्होंने इतने बड़े बन गए और उतने बड़े बन गए। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो आप युवा होंगे, तो अपने यहाँ जो कल्चर है ना, ये राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो हिंदी बेल्ट में मेजरली, तो वहाँ पर IAS बनने का बड़ा लोगों को, मतलब हर आदमी, हर माँ बाप ये सोचता है मैं IAS बनूँ, और हर बच्चे का ख्वाब ये होता है मैं IAS बनूँ। बुरी बात भी नहीं। अब वो तैयारी करते हैं, वो दिल्ली जाएंगे, वो कोचिंग करेंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे। हर आदमी है ना पैसे खर्च करता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है। कितने IAS बनते हैं? और IAS बन कितने? 50, ठीक है, 50 लोग, 60 लोग। उनकी कहानियां 60 लाख बार सुनी और देखी जाती हैं। आप वीडियोस, इनके इंटरव्यूज, आजकल तो यूट्यूब हो गया और बड़े बड़े अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो
कलेक्टर का जलवा देखिए, एसपी का जलवा देखिए, ये है, मतलब वो इस तरीके से बताएंगे, उसको ग्लैमराइज करेंगे। कितने बैठते हैं मुझे तो डेटा का भी आइडिया नहीं है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है 5 लाख लोग तो तैयारी करते होंगे। अब आप देख लीजिए कितना परसेंटेज है, और ये तो एग्ज़ाम है, यहाँ तो हार्डवर्क भी काम आता है। तो चलिए कुछ हार्डवर्क से और कुछ लक से काम चल गया। अगर आप लेवरेज लेंगे ना, तो आप कितने ऐसे लोग आपने वहाँ, तो आप ये पता भी कर लेते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन पेपर में आता है। 7-7 8-8 साल लोग मेहनत करते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनकी स्टोरी कोई नहीं सुनता। जो बर्बाद होने वाले जो 99% लोग जो 4-4 5-5 साल मेहनत करके जो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। कहानी किसकी सुनते हैं? जो जीत गया उसकी। तो ऐसे ही बाज़ार में जीतने वालों की कहानी चलती है, हारने वालों की कहानी नहीं चलती। कितने लोग लेवरेज लेके हार गए, घर बार बिक गए, ठीक है, नुकसान होके बैठ गए और बाद में शेयर बाज़ार से तौबा कर ली। इसकी कहानी आप कभी भी नहीं सुनोगे, क्योंकि उसकी कहानी ना कोई बताता है ना कोई सुनना चाहता है। बताता इसलिए नहीं क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए श्रीमान, मुझे लगता है आप काफ़ी युवा हैं, तो मैं तो आपको बड़ा भाई मान लीजिए आप। मैं यही आपको कहूँगा, कम खा लेना बस। ये काम लेवरेज लेके काम नहीं करना। अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दो, जैसे मैंने भी कहा। अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जिसको भी आप मानते हो, वहाँ पर जाके प्रसाद चढ़ा देना। कुछ भूखे गरीब आदमियों को, निर्धनों को, किसी बेसहारा की मदद कर देना। लेवरेज लेके काम करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कब ये लेवरेज आपको खा जाएगा, और 99.9% केसेस में लेवरेज खा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।